नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी राज कायम हो गया है। योगी 2.0 मंत्रिमंडल में कई पुराने और नए मंत्री शामिल हुए हैं। कई पुराने और प्रमुख चेहरों को बाहर का रास्ता भी दिखाते हुए सामाजिक समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी ने अलग अलग समाज के नए चेहरों को मंत्री बनाया है। इसी तरह बीजेपी ने भविष्य की सियासत का खाका भी खींचा है। सीएम योगी के पहले कार्यकाल में एकमात्र मुस्लिम मंत्री रहे मोहसिन रजा की छुट्टी कर दानिश आजाद अंसारी के रूप में युवा मुस्लिम चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मोहसिन रजा की जगह दानिश अंसारी की ताजपोशी मुस्लिम सियासत पर बीजेपी के बदलते स्टैंड का सियासत संदेश दे रही है। दानिश आजाद अंसारी को योगी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल कर बीजेपी ने अब मुस्लिम सियासत की नई सियासी लकीर खींचने को दिशा दी है। मोहसिन रजा की योगी कैबिनेट से छुट्टी कर मुस्लिम ओबीसी समुदाय से आने वाले दानिश अंसारी को शामिल किया गया और इसी तरह बीजेपी ने 2024 की सियासी बिसात बिछाने का प्रयास करते हुए पसमानदा मुस्लिम समाज को सम्मान देने का संदेश दिया है। दानिश को योगी सरकार में मंत्री पद देकर बीजेपी की तरफ से सूबे की मुस्लिम पिछड़ी जातियों को ये समझाने का प्रयास किया गया कि मोदी योगी सरकार की गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ ही मुस्लिम पिछड़ी जातियों को नहीं दिया जा रहा, बल्कि पार्टी उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी भी देने को तैयार है। बीजेपी का ये कदम मुस्लिमों के बीच अपनी पैंच बनाने का बड़ा सियासी दाव माना जा रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी भले ही हिंदुत्व की राजनीति करती रही हो, लेकिन मुस्लिम के एक तबके को उसने अपने साथ हमेशा रखा। संगठन से लेकर सत्ता तक में हिस्सेदारी उसको दी गई है। हालांकि बीजेपी का फोकस शिया मुस्लिम और स्वर्ण मुस्लिम तक ही सीमित रहा है। चलिए इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ दिलीप यशवर्धन जो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जिस तरीके से आज का मुद्दा है इसकी शुरुआत अगर करें चर्चा की, तो जिस तरीके से मुस्लिम समुदायों का एक नई सियासत की ओर खाका खींचने की बात की गई है योगी सरकार द्वारा यूपी में अगर बात करें तो, क्योंकि मोहसिन रजा को बाहर का रास्ता दिखाना और दानिश अंसारी को जिस तरीके से कैबिनेट में जगह दी गई, किस तरीके से आप इसे देख रहे हैं? अगर सामाजिक समरसता की नज़र से देखा जाए तो ये एक अच्छा कदम है। और अभी तक ये एक माइथ था कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ रहती है, और ये टिकट दे करके उन्होंने ये पद दे करके उन्होंने ये साबित किया है कि वो मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हालांकि ये ऑन द रिकॉर्ड फैक्ट है और ऑफ द रिकॉर्ड फैक्ट कुछ और है। अगर आप इसी चुनाव की बयानबाजियां उठा करके देख लें तो सारी बयानबाजी इसी बात पर थी कि हिंदू मुसलमान के बीच में जो धार्मिक डिफरेंसेस हैं उनको काफ़ी हाईलाइट किया गया था इस वाले इलेक्शंस में। लेकिन उसके बावजूद भी, और बड़ा बड़ा विषय ये है कि इस बार सुन्नी समाज को ये जिम्मेदारी दी गई। अभी तक तो सिया समुदाय भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा होता था, लेकिन इस बार सुन्नी समुदाय को प्रतिनिधित्व दे करके एक तरीके से इन्होंने सामाजिक समरसता एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी है, लेकिन अपने एजेंडे से थोड़ा सा डेविएट हुए हैं। अगर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, सब जानते हैं, और राम मंदिर आंदोलन से ये राजनीति चमकी थी, हिंदुत्व का ठप्पा इनके ऊपर लगा था, 80-20 की ये बात भी करते हैं। उसके बाद सुन्नी समाज के किसी व्यक्ति को मंत्री पद दे देना ये बहुत बड़ा चेंज भी है और आश्चर्य भी है, और मुस्लिम समुदाय का मुंह बंद करने का एक बहुत बड़ा तरीका भी है कि मुस्लिम समाज कम से कम अब ये नहीं कह पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ हमेशा बात करती है। ये एक तरीके से इस बात को भी सिद्ध करता है कि जो भारतीय मुसलमान है वो भारतीय मुसलमान हमेशा सम्मानजनक है, लेकिन वो मुसलमान जो भारत के खिलाफ बात करता है, भारतीयता के खिलाफ बात करता है, या हिंदुत्व के खिलाफ बात करता है, भाईचारे और समरसता की बात करता है, तो वो हिंदुस्तानी मुसलमान है। लेकिन अगर वो कट्टरपंथ की बात करता है तो वो भारतीय मुसलमान नहीं। उस कट्टरपंथ को जवाब देने का ये एक अच्छा तरीका है।
ठीक है, कट्टरपंथ को जवाब देने का ये एक अच्छा तरीका है, लेकिन अभी जिस तरीके से हमने विधानसभा चुनावों के नतीजे देखे दिलीप जी, उसमें ये कहा गया कि मुस्लिम समुदाय लगातार नाराज तो चल रहा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो वोट बैंक बटे हैं मुस्लिम समाज के, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को कहीं खामियाजा उसका भुगतना पड़ा है। और यही वजह है कि बीजेपी जिस तरीके से सीटें कम हुई है, वो भी उसका कारण भी यही समझा जा रहा है। तो क्या 2024 में जिस तरीके से अब लोकसभा चुनाव नजदीक है, 2024 की तैयारी को लेकर ये पूरी ताजपोशी की गई, ये कहा जा सकता है? ये कह सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा है भी सरकार का कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर इस तरीके से मंत्रिमंडल बनाया जाए ताकि वो 2024 में एक पॉजिटिव रिजल्ट दे। और ये बात तो मैं शुरू से कहता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की वैसे दुश्मन नहीं है, क्योंकि आप देखिए कि कोई भी सरकारी लाभ जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उसमें ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जा रहा है कि हिंदुओं को मिलेगा मुसलमानों को नहीं मिलेगा। हालांकि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी का वोटर नहीं है, ये हमेशा कहा जाता है, स्पेशली सुन्नी समुदाय बिल्कुल भी नहीं होता। सिया समाज के कुछ लोग देते हैं, लेकिन जैसे 3 तलाक का मामला आया या जो राशन बटा, जो गैस मिली, उस वजह से जो मुस्लिम महिलाएं थी, वो महिलाओं का माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ। उन्हें लगा कि जो सरकार हमारा ख्याल कर रही है, जो हमें खाना दे रही है, जो हमारी जरूरतों को समझ रही है, वो सरकार हमारे लिए अच्छी है। वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो क्या, और समाजवादी पार्टी की है तो क्या। और मंदिर मस्जिद का झगड़ा है, ये काफी हद तक अब एक पॉलिटिकल इशू बन के रह गया है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल मुस्कान जी यहाँ पर ये आता है कि दानिश अंसारी कहीं से चुनाव नहीं लड़े थे। लड़े थे कहीं से, आपकी जानकारी में है? नहीं। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या दानिश अंसारी कहीं से चुनाव लड़े थे? जी देखिए, जिस तरीके से चुनाव तो वो नहीं लड़े, लेकिन फिलहाल उनको कैबिनेट में तो जगह दी गई है। ये कैबिनेट में जगह देना ठीक है, वो आपकी पावर है राजनीतिक पार्टी की, और ऐसा कानूनी प्रावधान है हमारे देश में कि वो किसी को भी चाहे उठा करके मंत्री बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं, राष्ट्रपति बना सकते हैं। लेकिन ये डेमोक्रेसी का सम्मान नहीं हुआ, ये प्रजातंत्र का सम्मान नहीं हुआ। प्रजातंत्र में सरकार प्रजा बनाती है, जनता बनाती है अपने वोट के माध्यम से, और जिस व्यक्ति को जनता ने वोट नहीं दिया उसको आप सरकार का हिस्सा बना रहे हैं, तो आप एक तरीके से जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो हिंदुत्व के एजेंडे पे वोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी को, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात करते हैं। वो वोट बैंक इनसे नाराज होगा, क्योंकि उस दानिश की जगह पर किसी और व्यक्ति को उस मंत्रालय में जगह दी जा सकती थी। मोहसिन रजा को पिछली बार मौका दिया गया, इस बार दानिश अंसारी को मौका दिया। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है, अच्छी बात है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। हालांकि ये अपने जो इनका मेन एजेंडा था उससे अब ये डेविएट हो रहे हैं, और अगर ये इस डेविएशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो मैं आज ये प्रोजेक्ट करता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति डाइल्यूट हो जाएगी, और जिस तरीके से ये मैंडेट लेकर के आ रहे हैं, ये मैंडेट कहीं ना कहीं इनका घटेगा आगे चल के। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, तो इस तरीके से तो हालांकि देखिए कोई संवैधानिक पद डिप्टी सीएम का नहीं होता है, लेकिन सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य लड़े थे और उनको भी वहां पर करारी हार मिली थी। अब वो हार गए हैं, अब चुनाव लड़ने के बावजूद अगर उन्होंने, जनता ने उनको मैंडेट नहीं दिया, उसके बावजूद उनको डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। हालांकि डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, तो इस पर कोई ज्यादा चर्चा भी नहीं है। लेकिन एक बात है, जिस तरीके से अगर आपने कहा, तो बीजेपी का ये फैसला भी यहाँ पर गलत साबित होता है। डिप्टी सीएम संवैधानिक पद नहीं है ऐसा आपने क्यों कहा? जितने भी लेजिस्लेशन के पद हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव के पद हैं, वो सब संविधान के दायरे में ही आते हैं। अगर संविधान ने इजाजत नहीं दी होती तो डिप्टी सीएम का पोस्ट कैसे क्रिएट हो जाता? चलिए डिप्टी सीएम को छोड़ देते हैं, उत्तराखंड में तो सीएम बनाया, वो तो संवैधानिक पद आप मानते हैं ना। उत्तराखंड में जो बिल्कुल धामी साहब हैं, वो तो चुनाव हारे, सीएम बनाया गया। और ममता बनर्जी बंगाल में चुनाव हारी, वो भी सीएम बनी, और ऐसा पहले भी हो चुका है इस देश में। और सारी राजनीतिक पार्टियों ने इस गलत प्रावधान का फायदा उठाया है, और जो भी मंत्री पद ले रहा है वो सरकार का हिस्सा है, वो संविधान के दायरे में आता है। और संविधान में इस तरह से जनता का अनादर करना, हालांकि संविधान ने ही इस बात की इजाजत दी है, लेकिन ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो हम जनता की सरकार की बात करते हैं, लेकिन जिस सरकार को जनता ने चुना नहीं, उसे सरकार बनाना कहीं ना कहीं सामाजिक सिद्धांतों के खिलाफ है। कानूनी सिद्धांतों में ये फिट हो सकता है, बट सामाजिक सिद्धांतों में ऐसा फिट होगा ये मैं नहीं मानता हूँ।
ठीक है। एक यहाँ पर जिस तरीके से आपने एक बात का भी ज़िक्र किया कि जब बीजेपी कोई योजना का लाभ देती है तो उसमें भी हिंदू मुस्लिम नहीं होता, पूरे देश की जनता को एक समान लाभ उसका दिया जाता है और ये देखा भी गया है, योजनाओं का लाभ कई बार दिया जाता है। लेकिन अब बीजेपी ने ये भी साबित करने की कोशिश की है कि सिर्फ योजनाओं का ही नहीं, आपको राजनीति में भी हिस्सेदारी दी जा रही है। हाँ, ये सिद्ध करने की क्या कोशिश इस कदम से मुस्लिम समुदाय खुश होगा? जो सामाजिक मुस्लिम है, जो राजनीति में हिस्सेदारी नहीं रखता है, इसको राजनीति से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, या जो बहुत कट्टर पंथ में नहीं है, उस पर एक पॉजिटिव फर्क जरूर पड़ेगा। क्योंकि जो आम मुसलमान है, देखिए, हर मुसलमान जिहादी नहीं होता है, हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता, ये एक बिल्कुल। बात सिद्ध है। और जो आम मुसलमान है, जो रोजी रोटी कमा रहा है, जो नौकरी कर रहा है, जो अपने बच्चों को पाल रहा है, जो अपने भविष्य को देख रहा है, उससे इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि मंदिर कहाँ बनेगा और मस्जिद कहाँ बनेगा और कलमा कहाँ पढ़ा जाएगा, तो निकाह कहाँ पढ़ा जाएगा और कहाँ पे लव जिहाद हो रहा है, क्योंकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उलझा हुआ है। ये सारी चीजें जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा करी जाती हैं, और हाँ सर, वही ये कोई नंबर है। टेररिज्म फैलाने की कोशिश करता है। हम्म। इसमें कुछ चुनिंदा जी। लोग होते हैं, मतलब पूरी जनसंख्या का एक सर्टेन परसेंटेज होगा जो ये काम करता है, बाकी लोग एक आम जिंदगी जीना चाहते हैं। और वो जो आम जिंदगी जीना चाहते हैं, वो सरकार से वही आशाएं करते हैं जो एक हिंदू कैंडिडेट करता है। और अगर उन सबको वही चीजें मिल रही हैं और वो राजनीतिक बयानबाजियों से भ्रमित नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए एक ये अच्छा संदेश है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अगर भारतीय जनता पार्टी भारतीयता के नाते, भारतीयता का जो भारत का जो परिवेश है उसकी तरीके से अगर रहती है, उन चीजों को मान्यता देती है, भारत को मान्यता देती है, भारत को सम्मान देती है, भारत के झंडे को सम्मान देती है, भारत के कानून को सम्मान देती है, राष्ट्रगान को सम्मान देती है, तो उनका बराबर का सम्मान है। हमेशा खिलाफत उन लोगों की करी हाँ सर। जाती है जो इंडियन प्रिंसिपल्स के खिलाफ सर मैं बात तो करते फ्रेम के हैं। सामने ही खड़ा हूँ, दोबारा काट के ले लीजिए। जी दिलीप जी। ये आया? आप अपनी बात रखिए दिलीप जी। हाँ, मैंने अपनी बात पूरी कर दी। ठीक है, चलिए हमारे साथ संवाददाता अनुज भी जुड़ चुके हैं। अनुज, फिलहाल जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय का हम जिक्र आज कर रहे हैं, राजनीति में संदेश देने की कोशिश की गई है इस बार ताजपोशी को लेकर, और क्या ये जो फैसला लिया गया है मोहसिन रजा को हटाकर दानिश अंसारी को सत्ता में लाने का, कैबिनेट मंत्री उनको बनाया गया है, क्या लगता है कि ये फैसला मुस्लिम समुदाय को खुश कर पाएगा? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात है मुस्कान, अगर मुस्लिम समुदाय को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने की अगर ये बात करी जा रही है, तो ये बात की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने ही इस बात की सबसे पहले शुरुआत कर दी थी अपने पिछले कार्यकाल में। आपको याद होगा कि मोदी जी ने जो 3 तलाक का मुद्दा उठा था, उसको सदन में उठा करके 3 तलाक का एक अहम मुद्दा जो था, महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं को लेकर एक अहम मुद्दा हुआ करता था, उसको लेकर के मोदी जी ने उस पर एक कार्रवाई करवाई और उसको कहीं ना कहीं से 3 तलाक को लेकर के एक अलग तरीके का एक चीज निकाल के लाए, जिस तरह से मुस्लिम समुदाय का एक जुड़ाव जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीधा तौर से हो गया था। खासकर मुस्लिम महिलाएं जो थी वो 3 तलाक को लेकर के बड़ा प्रताड़ित रहा करती थी, और एक उनका एक अहम मुद्दा था जीवन शैली में उनकी, एक 3 तलाक का जो एक मुद्दा था, बहुत समय से चला आ रहा था, और उसको किसी भी राजनीतिक पार्टी ने ना ही राजनीतिक पटल पे रखा था, ना ही सामाजिक पटल पे रखा था। लेकिन मोदी जी ने जो ये चीज किया, तो उस तरह से कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय का जो एक रुख था भारतीय जनता पार्टी की तरफ, पूरी तरह से तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक तरफा कहा जा सकता है, क्योंकि महिलाएं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ विचारधाराएं बन गई थी। लेकिन अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो देखिए, मोहसिन रजा एक चेहरा था, अल्पसंख्यक के रूप में एक चेहरा रखे गए थे, और खासकर अगर देखा जाए तो देखिए, सुन्नी समुदाय और सिया समुदाय, ये 2 समुदाय हैं मुस्लिम समाज के। तो सिया समुदाय का जो चेहरा था मोहसिन रजा जी, जिनको उन्होंने पिछले सरकार में एक चेहरा दिया था, एक स्थान दिया था। लेकिन जो इस बार का जो चुनाव हुआ, चुनाव होने के बाद देखिए, एक चीज और इसमें हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो आंकड़े सामने आए, उन आंकड़ों के हिसाब से स्पष्ट हो पाया है कि लगभग 8% के जो वोट है मुस्लिम समुदाय का, वो भारतीय जनता पार्टी के पास आया, जबकि उससे कम कांग्रेस में गया है और उससे कम समाजवादी पार्टी में गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समुदाय का एक ज्यादा वोट मिला। और उसके बाद सिया सुन्नी का जो मामला था, उसमें सिया समुदाय का जो मोहसिन रजा का चेहरा था, उसको हटा करके अब सुन्नी समुदाय से उन्होंने आजाद जी को एक चेहरा बनाया है। लेकिन आजाद जी की भी अगर हम बारे में बात करते हैं मुस्कान, तो आजाद जी की बात करते हैं, तो आजाद जी भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक के महामंत्री भी हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के उर्दू समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम का एक चेहरा, उसके बाद अल्पसंख्यक समुदाय का एक चेहरा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने आजाद जी को एक मौका देकर के दिखाया है।
ठीक है दिलीप जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूँगी। अगर मोहसिन रज़ा की बात करें तो जिस तरीके से उनको कैबिनेट से हटाया गया है, उसमें एक बात ये भी रखी जा रही है, विश्लेषकों का, राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि वो जो शिया समुदाय है उसको बीजेपी के साथ जोड़ने में पूरे तरीके से कामयाब नहीं रह पाए थे। ये भी वजह है कि उनको कैबिनेट से हटाया गया। ये कह सकते हैं सिया समुदाय के काफी लोग उनसे नाराज रहा करते थे। अब वो नाराजगी के क्या कारण थे, व्यक्तिगत कारण थे, राजनीतिक कारण थे या धार्मिक कारण थे, नहीं मैं कह सकता उसके ऊपर कुछ। लेकिन ये जरूर है कि मोहसिन रजा को जिस उम्मीद के साथ मंत्री बनाया गया था उस उम्मीदों पर वो खरे नहीं उतरे, और सरकार की जो अपेक्षाएं थी मोहसिन रजा से वो अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाई, और काफी कंट्रोवर्सी भी रही थी इनके कार्यकाल में। और सिया समुदाय का बहुतायत वोट भारतीय जनता पार्टी को वैसे भी जाता है, तो उनको हटा करके अंसारी को लाना एक चेंज भी है, एक्सपेरिमेंट भी है, और एक सामाजिक समरसता का संदेश देने की कोशिश भी है। इस बात का संदेश देने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं है, और सुन्नी समुदाय जो पूरा खिलाफ रहता था भारतीय जनता पार्टी के, उस समुदाय को एक अच्छा संदेश दे करके अपनी तरफ मोल्ड करने की भी एक भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पहल कही जा सकती है। ठीक है दिलीप जी, ये कह रहे हैं कि अच्छी पहल कही जा सकती है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अनुज मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूँगी। जिस तरीके से कहा कि अच्छी पहल मानी जाती है, मानी जा सकती है, क्या जिस तरीके से आबादी की अगर बात करें तो सुन्नी समुदाय में जो अंसारी है वो आबादी बहुत ज़्यादा मानी जाती है, क्योंकि पसमानदा समुदाय से आते हैं और ये आबादी सबसे ज़्यादा सुन्नी समुदाय में मानी जाती है मुस्लिमों में। तो क्या ज़मीनी हकीकत इस समय क्या कह रही है? जी मुस्कान, देखिए 2017 का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में एक बात स्पष्ट हो गई थी कि जनता ने बीजेपी को चुना था। देखिए अगर हम शुरू से देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं और मंत्रिमंडल की बात कर रहे हैं, तो मैं इसमें तब से जाना चाहूंगा पीछे, जब से भारतीय उत्तर प्रदेश के अंदर 5 साल की सरकारें बनना शुरू हुई। वरना उससे पहले अगर आप देखिए तो उत्तर प्रदेश की जो भी सरकारें बना करती थी वो कभी कभी 6-6 महीने की हुआ करती थी, कि 6 महीने भारतीय जनता पार्टी चलाएगी और 6 महीने बहुजन समाजवादी पार्टी चलाएगी। और कभी कभी स्थितियां तो ये भी आई कि महज कुछ महीनों की ही सरकारें चली उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक संगठित सरकार की और एक समुचित सरकार की, तो 2012 से पहले अगर देखिए तो बसपा की सरकार हुआ करती थी, भारतीय जनता पार्टी उस समय नहीं हुआ करती थी। भारतीय जनता पार्टी का उतनी अप्रोच नहीं थी उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसा नहीं था कि थी नहीं, लेकिन जनता ने चुना था बहुजन समाजवादी पार्टी को। 2012 का चुनाव हुआ तो जनता ने चुना समाजवादी पार्टी को, और वो पूरा 5 साल चलाया सरकार। उसके बाद अगर हम 2017 की बात करते हैं तो जनता ने चुना भारतीय जनता पार्टी को। तो उत्तर प्रदेश की जो जनता रही वो पूरे 5 साल तीन ही लगभग सभी तीनों पार्टियों को देख चुकी थी। 2017 के चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार बना, सरकार बनने के बाद जो चीजें मंत्रिमंडल में शामिल हुई, जब 2022 का चुनाव आया, 2022 के चुनाव में जनता ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को चुना, लेकिन इस बार मंत्रिमंडल में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फेरबदल किया। लगभग अगर आप देखते हैं तो 20 से अधिक मंत्री जो 2017 के चुनाव के बाद मंत्रिमंडल बना था उसमें वो मंत्री हुआ करते थे, लेकिन 2022 के चुनाव जीतने के बाद वो मंत्रिमंडल में उनको स्थान नहीं मिल पाया। ऐसे 20 से अधिक चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं रहे। अगर हम बात करते हैं उप मुख्यमंत्री की, तो देख लीजिए दिनेश शर्मा जी एक उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन इस बार उनको चेहरा हटा करके ब्राह्मणों के चेहरे के रूप में ब्रजेश पाठक को चेहरा दिया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ये रुख है, ये जो तरीका है चीजों को बदलाव करने का, एक तरफ जो 2017 के बाद सुन्नी सिया समुदाय के एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर के अल्पसंख्यक के रूप में खड़ा किया गया था, उसके बाद 2022 का जब चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, तो 2022 में उन्होंने सुन्नी समुदाय को साथ देने की कोशिश करी। तो कहीं ना कहीं की जो प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का, ये जैसा कि अभी सहयोगी हमारे कह रहे थे कि एक अच्छी पहल हो सकती है भारतीय जनता पार्टी की, तो ये बात स्पष्ट हो रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक जो एक पहचान बनी है भारतीय जनता पार्टी की, हिंदू समुदाय की पार्टी है और हिंदूवादी पार्टी है, तो इससे अलग हट करके 2022 का जो चुनाव हुआ एक अलग तरह से मंत्रिमंडल बनाया गया। और आपको एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये जो मंत्रिमंडल बनाया गया है 2022 का, इसमें कहीं ना कहीं 2024 की झलक दिख रही है, क्योंकि 2024 में सीधे केंद्र सरकार का चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव है वो। तो कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल है उसमें पूरी तरह से मोदी जी का भी एक देखरेख रही है, और सह पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षक भी केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो ये जो मंत्रिमंडल है ये कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को देखते हुए बनाया गया है। अभी तक हालात जमीनी स्तर पे यही कह रहे हैं मुस्कान। बिल्कुल 2024 को सीधे तौर पर साधने की कोशिश की गई है। क्षेत्रीय और जातीय समीकरण किस तरीके से साधे गए हैं इस ताजपोशी में, वो भी जरा बताएं अनुज। जी देखिए अगर हम बात करते हैं तो देखिए कानपुर के अंदर लगभग उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर भी एक ऐसा बड़ा जिला माना जाता है, और कानपुर एकदम सेंटर पॉइंट माना जाता है। देखिए अगर हम बात करते हैं तो जाटलैंड और उसके बाद फिर पूर्वांचल,
फिर पूर्वांचल के पहले इधर पड़ता है आपका क्या नाम है झारखंड, क्षमा चाहूंगा आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद अवध, अवध जो एक स्थान है वो कानपुर के अंदर, अवध के अंदर कानपुर भी आता है, लखनऊ भी आता है। तो कानपुर के अंदर की अगर हम बात करते हैं तो कानपुर के अंदर भी लगभग इस बार पुरानी जैसी स्थितियां रही। पिछली बार भी 7 विधायक जीते थे, इस बार भी 7 विधायक जीते हैं। पिछली बार कानपुर के अंदर से सतीश महाना को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था, इसके अलावा उन्हें औद्योगिक मंत्रालय दिया गया था, लेकिन इस बार सतीश महाना को मंत्रिमंडल में नहीं रखा गया। तो इस तरह के जो बदलाव हुए तो क्षेत्रीय चीजों को साधने के लिए, देखिए अगर हम बात करते हैं जाटलैंड की, तो जाटलैंड में चीजें शुरुआत में ये बताई जा रही थी कि जाटलैंड में बीजेपी को करारी हार देखने को मिल सकती है। समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी का जो गठजोड़ हुआ था उसमें उनको लाभ देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा फिलहाल देखने को मिला नहीं। जनता ने फिर वही चुना, और जब चुनाव जीत करके बीजेपी आई तो उन्होंने जाटलैंड से ही कई लोगों को, कई बड़े चेहरे उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किए। कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम के आगे चौधरी शब्द जुड़ा हुआ है, या कई लोग ऐसे हैं जो जाट समुदाय के से जुड़े हुए हैं, उनको मंत्रिमंडल में चेहरा दिया गया। इसके अलावा अगर पूर्वांचल की बात करते हैं तो पूर्वांचल में अनिल राजभर को भी एक चेहरा बनाया गया, जिन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बेटे को हराया था। तो इस तरह की जो चीजें हैं क्षेत्रीय राजनीति को, समीकरण को बिठाने का इस बार का जो गठजोड़ हुआ, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि मंत्रिमंडल का जो गठजोड़ बनाया गया ये सीधे 2024 को देख करके बनाया गया, क्योंकि 2024 प्रमुखता से लिया जा रहा है। और एक बात स्पष्ट है कि देश की अगर राजनीति कहीं से चलती है तो इसमें कहीं दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसका एक अहम रोल होता है। मुस्कान, ठीक है दिलीप जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अंसारी को जिस तरीके से बनाया गया है मंत्री, इस बार ताजपोशी उनकी की गई है, इसमें ये कहा जा रहा है कि अंसारी जो समुदाय है उनकी आबादी सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय में मानी जाती है, और दूसरी तरफ जो कुछ योजनाएं प्रधानमंत्री की है, प्रधानमंत्री आवास योजना ले लें या फिर पेंशन योजना या फिर राशन योजना है, इसका सबसे ज्यादा जो लाभ है वो पसमानदा समुदाय को ही हुआ है। पसमानदा निचली जातियां जो होती है उनको कहा जाता है मुस्लिम समुदाय में, तो उनको सबसे ज्यादा लाभ हुआ है। अब सीधे तौर पर जो उनको लाभ हुआ है, अब बीजेपी ये सोच रही है कि उनको लाभ हुआ है तो और उनको साधने की कोशिश की जाए। नहीं, लाभ कम या ज्यादा किसको हुआ है मैं इस बात पर कोई कमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि लाभ जो लाभार्थी हैं, अब वो लाभार्थी में कोई पर्टिकुलर समुदाय है वो अलग की बात होगी, बट लाभार्थी सरकार की तरफ से जो लाभ दिया जा रहा है वो कोई समुदाय या जाति देख करके नहीं दी जा रही, कम या ज्यादा देख करके नहीं दिया जा रहा है। लाभार्थी में सब लाभार्थी हैं, वहाँ कोई माइनॉरिटी नहीं है। तो जिसको ज्यादा फायदा मिला, ये अपना राजनीतिक आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है कि हाँ, मुस्लिम समुदाय में जो लाभार्थी हैं उन लाभार्थियों में सबसे ज्यादा लाभार्थी कौन है, इस मद्देनजर उन्होंने अंसारी को मंत्री बनाया है। तो आपका कहना ठीक है कि उस बहुतायत समाज को जो इनसे छूटा हुआ है, या जो अपोजिशन के लोग उनको भड़काने की कोशिश करते हैं, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है, या बहुत सारे लोग ये भी रूमर उड़ाते हैं कि वो इस चुनाव से पहले भी उड़ाई गई थी कि अगर जब दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो सारे मुसलमानों को यहाँ से भागना पड़ेगा, घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसे निचली जाति के लोग ही कहते थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिनको उनके नेता ये समझाते थे वोट बैंक के लिए। तो उन सब के दिमाग में जो गलत धारणाएं बनी हुई थी, जो मिथ्य बना हुआ था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो मिथ्य भी टूटेगा। इस मंत्रालय अर्पण के साथ में एक बहुत बड़ा मिथ्य टूटेगा, और इस मिथ्य टूटने का लाभ जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी को अभी भी मिलेगा, और उत्तर प्रदेश में ही नहीं और केंद्र के चुनाव में ही नहीं, ये बात अगर यहाँ पर प्रचारित होगी तो ये पूरे देश में प्रचारित होगी, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है वहां भी प्रचारित होगी। बाकी ये निर्भर करता है कि दानिश अंसारी किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस 5 साल देते हैं, इससे सरकार को क्या लाभ होता है, उनके अपने समुदाय को क्या लाभ होता है, और ये दोनों लाभ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से और राजनीतिक लाभ दिला सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा कमेंट और मैं आप दिलीप जी इसी पर चाहूंगी आपका, क्योंकि जिस तरीके से अभी राजनीतिक पार्टियों की बात कर ले तो सपा और ओबीसी में कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय जो है वो बट गया है। पहले समाजवादी पार्टी के साथ था मुस्लिम समुदाय, लेकिन ओबीसी ने जिस तरीके से पार्टी बनाई, ओवैसी ने माफ कीजिए, जिस तरीके से पार्टी बनाई, तो एआईएमआईएम के साथ भी मुस्लिम समुदाय जो है वो दोनों में बटका रह गया है। अब कुछ वर्ग जो नाराज चल रहा है समाजवादी पार्टी और जो ओवैसी की पार्टी है उससे, क्या वो वर्ग जो है वो बीजेपी की तरफ 2024 में जाता दिखाई दे सकता है? देखिए मुस्कान जी, पहली बात तो ये कि किसी भी जाति का 100% वोट किसी एक पार्टी को नहीं मिलता है, बहुतायत मिल सकता है। हर जाति का वोट हर पार्टियों में बटा हुआ, और एक मंत्री बना देने से मैं ये नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति सारे मुसलमानों का झुकाव हो जाएगा, क्योंकि मंत्री तो मोहसिन रजा भी थे, कितना झुकाव हुआ। और झुकाव के साथ साथ
जब राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं तो भले हम इनको मंत्री बनाए गए, ऐसे तो मुख्तार नकवी केंद्र में भी मंत्री हैं, तो मंत्री बनाने के बावजूद भी जो राजनीतिक बयानबाजियां मंचों से होती हैं वो हमेशा भड़काऊ होती हैं। और जब जो व्यक्ति उन भाषणों को सुनता है जिससे उसका सेंटीमेंट हर्ट होता है, वो सेंटीमेंट उसके दिमाग को बदल देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी खाली लाभ तो पहले से भी मुसलमानों को दे रही थी, लेकिन भाषणों में वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बोली है, और मुसलमानों के खिलाफ बोलने से ही हिंदू का पोलराइजेशन होता है। और ये स्ट्रेटजी भारतीय जनता पार्टी चेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर मुसलमानों को साधने के चक्कर में उन्होंने ये स्ट्रेटजी छोड़ी तो मुसलमानों से जितना लाभ होना होगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान उनको हिंदुओं से हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिलीप जी और अनुज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से ये कहा गया है, दिलीप जी ने खुद ये बात कही कि कुछ फायदा हो सकता है बीजेपी को, और सामाजिक समरसता की ओर ये बहुत अच्छा कदम बीजेपी का है कि मुस्लिम समुदाय की तरफ भी अब कहीं ना कहीं झुकाव बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन इसमें भी बैलेंस बनाना पूरे तरीके से बीजेपी के लिए सबसे अहम रहने वाला है। अब देखना होगा कि किस तरीके से दोनों समुदायों में बीजेपी जो है वो बैलेंस बनाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।